हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2021-22 जनवरी माह का असाइनमेंट नंबर 6 क्लास 12th फिजिक्स का देखने वाले संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे हम 12th फिजिक्स का। इसके पहले क्लास 12th के सभी विषयों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारे विषयों की लिंक दी गई है। वहाँ से जाकर आप जिस भी विषय का आपका क्लास 12th का असाइनमेंट नंबर 6 छूटा हुआ है उन विषयों को देख सकते हैं, ठीक है। और यदि पूरे एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जिस भी विषय में आपको लिखना है उस विषय के वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, आपको सारे वीडियो प्रॉपर मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सीजी बोर्ड से संबंधित, क्लास 12 से संबंधित जितनी भी एजुकेशनल एग्जाम न्यूज़ है सारी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहले क्वेश्चन में और बात 2 है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के लिए क्रमशः 1.1 जो है दिया गया है और यहाँ पर 7.1 है, ठीक है। इनमें से कौन सा नाभिक अधिक स्थायी है बताना है, साथ ही ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन संलयन, ठीक है। दोनों ड्यूट्रॉन हमें जो हाइड्रोजन के क्या होते हैं समस्थानिक प्रोटॉन, तो यहाँ पर ड्यूट्रॉन में हमें बताना है कि संलयन क्रिया होगी तो इससे अल्फा कण बनने की क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद दूसरा भी ऐसे क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी यानी जल जिसको कहते हैं D2O, ठीक है, संकेत होता है इसका, किस प्रयोजन से प्रयोग होता है, इसका उपयोग वो बताना है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। तो आपको इसका सबसे पहले यहाँ पर आंसर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दिया गया जो अल्फा कण है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं 7.1 यहाँ पर न्यूक्लियन ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद है ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, EBN जिसको हम कहेंगे, जितनी कितनी हो जाएगी 1.1 MB हमें दी गई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है इतना कि जो ये बंधन ऊर्जा है अल्फा कण की प्रति में और ड्यूट्रॉन की प्रति में कितनी ज़्यादा है, तो ड्यूट्रॉन की यहाँ पर जो है ग्रेटर देन है 1.1 से, यानी किससे, यहाँ पर जो दी गई है ड्यूट्रॉन से उससे ज़्यादा है इसकी। तो अल्फा कण की हम यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन से अधिक है, अतः अल्फा कण के नाभिक क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा था, कौन अधिक स्थायी होगा नाभिक कण का, तो हमें यहाँ पर बताना है कि अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए जो यहाँ पर अल्फा कण है ये अधिक स्थायी होगा, ठीक है। ड्यूट्रॉन की कम है इसलिए ड्यूट्रॉन स्थायी नहीं होगा। अब हमें ड्यूट्रॉन का 1s2, ठीक है, तो ये बताना है। तो जो ड्यूट्रॉन है इसमें हमें दोनों ड्यूट्रॉन की संलयन क्रिया अल्फा से बताना है कि अल्फा कण का बनना किस प्रकार होता है, ठीक है। तो दोनों की जो संलयन क्रिया है 1s2 होगी। ये हीलियम के समान हो जाएगा, हाइड्रोजन को यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो 2 हो जाता है, यानी यहाँ पर हीलियम के समान इसका जो है हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हीलियम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अल्फा कण के लिए बन जाएगा। तो क्या दिया गया हमें, ड्यूट्रॉन की जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है 1.1, ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी, अतः यहाँ पर 1h² की बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी, तो EBN बराबर से 2 × 1.1 = 2.2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 1h² + 1h² दोनों को हम प्लस करते हैं, ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन, क्योंकि संलयन कराना है तो हम दोनों को जोड़ेंगे। तो 2.1 + 2.1 मतलब 4.4 MeV आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। इसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा कण की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमने कितनी दी गई है, 7.1 MeV दी गई है। अब यदि हम 2 हीलियम के लिए हमने हाइड्रोजन और ड्यूट्रॉन का संलयन किया, अब हम हीलियम के लिए करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दी गई, 7.1 दी गई है, जबकि यहाँ पर इसके लिए कितने दिख रहा है, 4। तो 4 में हम 7.1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 28.4 आता है, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पर संलयन कर चुके थे तो हमारा कितना आ रहा था, हमारा जो यहाँ पर 1h हम कर रहे थे दोनों का, लेकिन हमारा जो है ये किसके बराबर आ रहा है, 2h। मतलब इस इक्वेशन में हम सभी के मान रख सकते हैं, ठीक है। 1h2 के भी हम मान रख सकते हैं और He4 के भी हमने मान निकाल लिया 28.4, ये मान हमने रख दिया MeV, ठीक है। अतः अल्फा कण बनने में उत्सर्जित ऊर्जा निकाल लेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे पहले, तो 2.2 को प्लस 2.2 में करेंगे तो 4.4 हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस इनको कर देंगे तो हमारा 24 MeV जो है ई का मान निकल जाएगा, ठीक है, ये उत्सर्जित ऊर्जा निकल जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अ नंबर का। उसके बाद ब नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग उष्मा के शांतरण यानी मंदन के रूप में किया जाता है, ठीक है। D2O जिसको कहते हैं भारी जल, तो इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखेंगे पहले।
तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी अ और ब 2 पॉइंट में है। अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक बायस की अवस्था में प्रायोगिक परिपथ आरेख बताए गए हैं। ठीक है, इसको हमें एक यहाँ पर अभिलक्षणिक वक्र भी खींचना है और दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि ये जो संधि डायोड दिया गया है ये अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। ठीक है, इसका उत्तर भी देना है। 1 अंक के लिए 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम। तो इसके लिए आपको चित्र बनाना है। पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अवस्था में प्रायोगिक परिपथ ऐसा बनेगा। आप इसमें धारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, पीएन संधि जो डायोड यहाँ पर बनेगा इसमें इस प्रकार से जो है धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो ये धारा प्रवाह जो है दिशा बिल्कुल इस प्रकार से आपको बना लेना है। यहाँ पर कुंजी के है, यहाँ पर जो है ई दिया गया है, यहाँ पर धारा आई है और ये डायोड है। ठीक है, धारा का परिपथ है अग्रदिशिक अवस्था में। अब वक्र बनेगा हमारा अग्रदिशिक अवस्था में यहाँ पर V और I के बीच में। ठीक है, वोल्ट विभवांतर और धारा के बीच में जो यहाँ पर बन रहा है ये धारा हो गई और इनके बीच में जो ग्राफ है ये आपको V के यहाँ पर वोल्ट में दर्शाया गया। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न था हमारा। इसमें अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत आपको बताना था। तो जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में आपको चित्र भी दिया इसका। तो पीएन संधि डायोड का पी अर्धचालक पर -10 वोल्ट विभवांतर क्या है, आरोपित है। अतः संधि डायोड डी कैसा है, उत्क्रम अभिनत होगा। ठीक, उत्क्रम अभिनत में होगा तो उत्तर होगा उत्क्रम अभिनत। चलिए तीसरा क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है इसके अलावा। तो तीसरे क्वेश्चन में आप लॉजिक गेट के साथ साथ में आपको एक परिपथ दिया गया है। ठीक है, 2 परिपथ दिए गए ए और बी। इनसे किससे जुड़े हुए, जिसमें नैंड गेट जुड़े हुए हैं। इन दोनों परिपथ द्वारा की जाने वाली तर्क संक्रियाओं का अभिनिर्धारण कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो हम लॉजिक गेट का उत्तर लिख लेते हैं। उस संकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। ठीक है, लॉजिक गेट हो जाएगा। चित्र हमें दिया गया है। ए का जो चित्र है फर्स्ट का वो आप चित्र यहाँ से बना लेंगे इस प्रकार से। ए और बी जो आपको दिख रहा है इसमें ए डॉट भी आ जाएगा एंड गेट के लिए। ठीक है, यदि नैंड गेट से प्राप्त निर्गत सिग्नल को नैंड गेट से प्राप्त नॉट गेट के निवेशी सिग्नल, देखिए निर्गत को हम निवेशी सिग्नल के रूप में प्रयुक्त करें तो परिणामी निर्गत सिग्नल एंड गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है। ठीक है, क्या होता है उसके तुल्य यानी बराबर होता है। यहाँ पर आपको तुल्य लिखना है। उसके बाद है नैंड गेट का जो निर्गत निकलेगा y डैश ए इंटू बी। अतः नॉट गेट का निर्गत हमारा इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक, ए इंटू बी, ए डॉट बी जो क्या है एंड गेट का निर्गत है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे जो कि है ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा और तो यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 और यहाँ पर 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, सत्यता सारणी में पहला। अब बी वाले पे ध्यान देते हैं हम। बी वाले में a प्लस बी में हमें निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल रहा है। ये कैसे हो रहा है, यदि नैंड गेट से प्राप्त 2 नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों को नैंड गेट के निवेशी सिग्नलों के रूप में हम प्रयुक्त करेंगे तो निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है। ठीक है, तो जो प्राप्त होता है हमें वो कैसा होता है, निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है। y बराबर से हमें मान यहाँ पर a प्लस बी में हमें निकालेंगे। हम यहाँ पर डी मॉर्गन के नियम से जो द्वितीय प्रमेय है उसके प्रमेय यहाँ पर यूज करा है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, a प्लस बी जो कि और गेट होगा। ठीक है, यहाँ पर और गेट हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आयाम मॉड्यूलन हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आयाम मॉड्यूलन क्या है, संदेश संकेत संवाही तरंग। पहला संदेश संकेत संवाही तरंग और मॉड्यूलित तरंग, इनको चित्र से प्रदर्शित करना है। इसके अलावा मॉड्यूलन सूचकांक का सूत्र भी लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे आयाम मॉड्यूलन। आयाम मॉड्यूलन उस मॉड्यूलन को कहते हैं जिसमें वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलन सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें मॉड्यूलित सिग्नल की आवृत्ति तथा कला वाहक तरंग की आवृत्ति कला के समान होती है। ठीक है, इसका संदेश संकेत क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो मॉड्यूलित तरंग हो जाएगी उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा संवाही तरंग हो जाएगी। इसमें आपको संवाही तरंग जो इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है, संवाही तरंग के रूप में बन जाएंगी। फिर मॉड्यूलित तरंग कुछ इस प्रकार से है जो चलते रहती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको बना लेना है। फिर मॉड्यूलन सूचकांक का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा मॉड्यूलक सिग्नल का आयाम बटे वाहक तरंग का प्रारंभिक आयाम। ठीक है, म्यू बराबरी से AM अपॉन AC। ठीक है, इसका मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम को हमने AM से और जो प्रारंभिक आयाम है वाहक तरंग का उसको AC से दर्शाया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि बताइए या समझाइए। किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक वोल्टेज को स्थिर रखकर जब आधार धारा 100 म्यू ए बढ़ाई जाती है तो संग्राहक धारा 2M में बढ़ जाती है। ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम देखेंगे।
तो ये आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सबसे पहले चित्र यहाँ पर डायग्राम जरूरी है, इसको बना लेंगे। ठीक है, धारा यहाँ पर एन में दर्शाई गई है, आई बी, वी बी ई, आई सी और म्यू ए। ठीक है, हमें दर्शाया जो यहाँ पर बताया गया 100 म्यू ए भी कहा गया है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले आप इसके चित्र को कंप्लीट कर लीजिएगा। वी सी ई यहाँ पर दिख रहा है धारा की जो है, फिर हम इसकी कार्यविधि देखते हैं। ठीक है, ये चित्र हो जाएगा आपका, धारा यहाँ पर दर्शाई गई है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। इस प्रकार से इसको करना है, आपको पूरा बना लेना है। चलिए इसकी कार्यविधि देखते हैं। उपरोक्त चित्र में एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो है उत्सर्जक परिपथ प्रदर्शित है। इस परिपथ में क्या है, इस परिपथ में उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी वीबीई के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार क्षेत्र पतला होता है, अतः अधिकांश इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन तेजी से बैटरी वीसीई के धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है इसमें। और इसमें है, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली उत्सर्जक धारा आई ई, संग्राहक धारा आई सी तथा आधार धारा आई बी हो, तब किरचॉफ का जो नियम है वो यहीं से होता है, आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। संग्राहक धारा हो गई, आधार धारा हो गई और उत्सर्जक धारा हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जहाँ पर संग्राहक वोल्टेज यदि आप नोट करेंगे तो वी सी बराबर वी सी ई माइनस आई सी आर होता है। ठीक है, संग्राहक वोल्टेज हो जाएगा। इसके बाद हम जो हमें 100 म्यू दिया गया है, चलिए इसको देखेंगे अच्छे से, आपको इसको नोट कर लेना है। तो किरचॉफ के नियम से हम जानते हैं आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। ठीक है, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो दिया है कि संग्राहक वोल्टेज वीसीसी को नियत रखकर आधार धारा में वृद्धि करे, तो आई डेल आई बी कितना हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर आधार धारा हमने आई बी दर्शाई है, तो 100 म्यू यदि होती है तो हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 म्यू का हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की खातिर 4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, सॉरी धारा के मात्रक में तो ये आ जाएगा। और संग्राहक धारा में वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारी, डेल आई सी, संग्राहक धारा आई सी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे एम का 10 की खातिर 3, तो ये हो जाएगा। इसी में हम जो है सी विधा में ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक हमें निकालने कहा गया है, तो बीटा ए सी हम इसको दर्शाएंगे। तो डेल आई ई अपॉन डेल आई बी वी सी सी हो जाएगा। और डेल आई ई और डेल आई बी का मान रख दिया हमने 10, 2 गुणे 10 की खातिर 3 बटे 10 की खातिर 4। ठीक है, हमने 10 की खातिर 4 को यदि ऊपर ले गया तो 10 की खात प्लस 4 हो जाएगा, केवल 10 की घात 1 बचेगी। ऋण 3 में से धन 4 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल धन का 1। तो 2 की गुणित 10 की घात 1 यानी 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। इस प्रकार से प्रवर्धन गुणांक आपका बीटा एसी बराबर कितना, 20 निकल जाएगा, जो हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असाइनमेंट नंबर 6 जनवरी माह का असाइनमेंट देखा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी विषय के असाइनमेंट के आंसर की, जनवरी माह के असाइनमेंट के आंसर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जल्दी से जाइए आंसर को कंप्लीट कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि कक्षा 12वीं संबंधित सभी विषयों की वीडियो आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है www.boardjankari.com असाइनमेंट नंबर 6, वहाँ पर सारे विषयों के असाइनमेंट की पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।